नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। जहां एक तरफ महाविकास आघाड़ी घिरती हुई नजर आ रही है परेशानियों से, तो वहीं एक दूसरी तरफ संजय राउत की तरफ से बचाने का प्रयास किया गया है अनिल देशमुख को। अनिल देशमुख को लेकर संजय राउत की तरफ से कहा गया है कि अनिल देशमुख की गिरफ्तारी जो ईडी की तरफ से हुई है वो बिना तथ्यों और बिना सबूतों के बेहाव पर हुई है। एक तरफ जहां गिरफ्तारी को इलीगल बताया गया है संजय राउत की तरफ से, तो वहीं दूसरी तरफ संजय राउत कह रहे हैं कि परमवीर को केंद्र सरकार की मदद के द्वारा भगाया गया है। अब ये पहली बार नहीं है कि ईडी या फिर कोई भी केंद्रीय एजेंसी को लेकर संजय राउत की तरफ से इस तरीके का बयान दिया गया हो। ये वही संजय राउत है जो लगातार इस तरीके के बयान देते रहते हैं। और इससे पहले जब वर्षा राउत यानी कि संजय राउत की बीवी को ईडी की तरफ से समन किया गया था, उस वक्त भी संजय राउत ने ट्वीट कर ये कहा था कि आज देखें जरा किसमें कितना है दम। तमाम अपशब्दों का इस्तेमाल संजय राउत की तरफ से अभी तक ईडी या फिर केंद्रीय एजेंसियों के लिए किया जा चुका है और आज वो अनिल देशमुख को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। और जो गिरफ्तारी अनिल देशमुख की ईडी की तरफ से की गई है वो भी 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख की जो गिरफ्तारी थी वो ईडी की तरफ से की गई थी। और अब ईडी की तरफ से समन किया गया है अनिल देशमुख के बेटे ऋषि देशमुख को। लगातार जो कड़ियां हैं महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं की या फिर जिस तरीके से घोटाले निकलकर सामने आ रहे हैं, तो एक के बाद एक नेता अनिल देशमुख को एक तरफ बचाने का प्रयास कर रहा है तो दूसरी तरफ उन कड़ियों को भी खोलने से रोका जा रहा है, क्योंकि आगे चलकर ऐसा हो सकता है कि महाराष्ट्र के तमाम और नेताओं के नाम खुलकर सामने आए। क्योंकि इसी तरीके का बयान दे चुके हैं बीजेपी से आने वाले किरीट सोमैया। और किरीट सोमैया का कहना है कि अभी तो सिर्फ अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई है, कस्टडी में उन्हें 6 नवंबर तक रखा गया है। अभी तो अनिल परब और शिवसेना और एनसीपी के तमाम नेताओं की गिरफ्तारी होना बाकी है, क्योंकि जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का टारगेट महाविकास आघाड़ी ने सचिन वाजे को दे रखा था, उसमें से जो 100 करोड़ की वसूली थी उसका पैसा किस किस नेता के घर जाता था, पास जाता था, इसके नाम भी जल्द खुलकर सामने आएंगे। साथ में किरीट सोमैया ने यह भी कहा कि बेटा, दामाद और जितने भी नाम बाकी है उन सबका नंबर आना बाकी है। जहां एक तरफ अनिल देशमुख के बेटे को समन किया गया है, तो वहीं परेशानियां आगे चलकर खड़ी हो सकती हैं अनिल परब के लिए, जो कि महाराष्ट्र सरकार में ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है। और उनके लिए भी ईडी की तरफ से एक बार समन भेजा जा चुका है। और अब ऐसा लग रहा है अगर फिर से एक बार समन भेजा गया और पूछताछ हुई तो गिरफ्तारी महाराष्ट्र सरकार में से और नेताओं की भी हो सकती है, क्योंकि मामला जो 100 करोड़ रुपए की वसूली का है, जो 2021 फरवरी से शुरू होकर और अब जाकर गिरफ्तारी अनिल देशमुख की इस पूरे के पूरे मामले में हुई है। तो लगातार जो ईडी की तरफ से सवाल थे, क्वेश्चन थे, वो यही उठ रहे थे कि ये जो 100 करोड़ रुपए की वसूली की जाती थी ये कहां तक जाती थी। और बीजेपी की तरफ से भी लगातार इसी बात को लेकर प्रहार किया गया है। बीजेपी के बड़े से बड़े नेताओं की तरफ से यही पूछा गया है कि जो 100 करोड़ रुपए की वसूली थी उसका पैसा कौन से नेता के घर जाता था। क्या महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री या फिर शरद पवार जो इतने पुराने हैं महाराष्ट्र में, क्या उन्हें ये नहीं पता था कि उनका ही गृह मंत्री 100 करोड़ रुपए की वसूली करा रहा था। जिस तरीके से बयानबाजी महाराष्ट्र के नेताओं की तरफ से की जा रही है, शिवसेना के संजय राउत लगातार ईडी और सीबीआई को लेकर जांच को रोकने का प्रयास करते हैं। तो हम यहां पर आपको यह भी बता दें कि अनिल देशमुख के ऊपर जो ईडी का मामला दर्ज हुआ है, ईडी अपनी जांच कर रही है, ये अकेला मामला नहीं है, इसके साथ अन्य और आरोप हैं जो अनिल देशमुख के ऊपर लगे हुए हैं। और इससे पहले अगर हम सीबीआई की बात करें, फरवरी के महीने में परमवीर सिंह की तरफ से बताया गया कि अनिल देशमुख जो है यानी कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री ने सचिन वाजे को 100 करोड़ रुपए की वसूली करने का टारगेट दिया था, वो भी किसी भी रेस्टोरेंट होटल से 100 करोड़ रुपए का हर महीने की वसूली को लेकर जब ये खुलासा हुआ तो उसके बाद अनिल देशमुख को अपने आप को बचाने का कई बार प्रयास किया गया। कई बार तो समन भी ईडी की तरफ से भेजा गया। 5 बार के समन के बावजूद भी अनिल देशमुख ईडी के सामने पेश नहीं हुए और वकील की तरफ से कहा गया कि ईडी जो है वो दुर्व्यवहार कर रही है अनिल देशमुख के साथ। और अब जाकर गिरफ्तारी हुई है अनिल देशमुख की, तो लगातार कयास यही लगाए जा रहे हैं। सवाल जवाब जो बीजेपी की तरफ से लगातार किए जा रहे हैं वो यही है कि और कितने मिनिस्टर हैं जो कि इस पूरे के पूरे मामले में महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में से आने वाले हैं। यहीं पर अगर हम बात करें और भी मामलों को लेकर, तो सीबीआई भी अनिल देशमुख के इस पूरे के पूरे प्रकरण की जांच कर रही है, क्योंकि जिस वक्त पे अनिल देशमुख को लेकर परमवीर सिंह ने एलिगेशन लगाए थे उस वक्त पे चिट्ठी लिखी गई थी और कोर्ट की तरफ से ऑर्डर दिया गया था
था कि इस पूरे के पूरे मामले में सीबीआई जांच बिठाई जाए। सीबीआई जांच जैसे ही बिठाई गई थी उसके बाद अनिल देशमुख ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था और उसके कुछ दिनों बाद अनिल देशमुख फरार हो गए थे, गायब हो गए थे। अगर आप फिर से हमें एक बार संजय राउत के इन बयानों की बात करें जो वो लगातार केंद्रीय एजेंसियों को लेकर लगाते रहते हैं, कभी वो ये कहते हैं कि हमारी सरकार को तोड़ने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है, हमारी सरकार को हिलाने का, हमारी सरकार को तोड़ने का लगातार प्रयास कर रही है केंद्र सरकार और इसीलिए एक के बाद एक एजेंसी आकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं को लेकर जांच कर रही है, कार्यवाही कर रही है। और दूसरी तरफ बड़ी बात यह भी है कि जब भी कोई जो एजेंसी है वो जांच करने के लिए महाराष्ट्र के नेताओं को समन करती है या फिर बुलाती है तो कोई ना कोई घोटाला निकलकर सामने आता है। बीएमसी का घोटाला हो, संजय राउत की बीवी का घोटाला हो जो कि पीएमसी बैंक से जुड़ा हुआ था, जो लेन देन का मामला था, चाहे वो मामला हो, तमाम ऐसे महाराष्ट्र में घोटाले हैं जो लगातार निकलकर सामने आ रहे हैं, जिसको लेकर बार बार महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं की तरफ से छुपाने का प्रयास किया जाता है। खैर, मामला 100 करोड़ रुपए का है, इसीलिए संजय राउत इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं और लगातार प्रयास किया जा रहा है कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेता अगर संजय राउत बयान दे रहे हैं या फिर इसके बाद कोई और भी आकर नेता बयान देता है तो जनता का जो सवाल है वो लगातार यही उठ रहा है कि अगर कोई एजेंसी अपना काम कर रही है, जांच कर रही है, समन दिया गया है अनिल देशमुख को और अगर गिरफ्तारी को लेकर इलीगल बता रहे हैं संजय राउत और संजय राउत अगर ये बोल रहे हैं कि बिना सबूतों के, बिना तथ्यों के आधार पर गिरफ्तार किया गया है तो 12 घंटे की पूछताछ के बाद अनिल देशमुख को देर रात गिरफ्तार किया गया था ईडी की तरफ से। आज बस डर महाराष्ट्र की सरकार को और नेताओं को इसी बात का है कि 100 करोड़ के साथ पता नहीं कितने और घोटाले हैं जो इस जांच के साथ और अनिल देशमुख से जो सवाल पूछे जा रहे हैं उनके आंसर के साथ निकलकर सामने आ सकते हैं। शरद पवार को लेकर भी तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही एक पत्रकारों से बात करते हुए संजय राउत ने ही कहा था कि महाराष्ट्र का जो मुख्यमंत्री है वो उनको सब पता रहता है कि कौन नेता किस तरीके से बात करता है और कौन क्या काम कर रहा है। तो लगातार यही सवाल उठ रहा है, क्या 100 करोड़ रुपए की जो बात थी वो उद्धव ठाकरे को नहीं पता थी या फिर लगातार जो पैसा इस तरीके से सर्कुलेट दोनों पार्टियों के नेताओं पे हो रहा था कि किसी ने भी इस बात का जिक्र अभी तक नहीं किया है। क्योंकि अगर हम अनिल देशमुख की बात करें तो अनिल देशमुख के बचाव में शरद पवार पहले ही शुरुआती दिनों में कह चुके हैं कि अनिल देशमुख काफी ज्यादा पवित्र पाक साफ नेता है और वो इस तरीके का घोटाला नहीं कर सकते। अभी तक जो महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के कोई भी नेता इस बात को लेकर सवाल नहीं उठा रहे थे। कहां है परमवीर और कहां है अनिल देशमुख, और जैसे ही अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हो गई है तो लगातार सरकार की तरफ से सवाल उठाया जा रहा है कि कहां है परमवीर। परमवीर जो है वो महाराष्ट्र के ही पुलिस कमिश्नर थे, अगर वो फरार भी होते हैं तो सरकार की निगरानी, आखिरकार सरकार का ध्यान कहां था जो इस तरीके का एक व्यक्ति जो सरकार के ही एक बड़े नेता पर आरोप लगाता है और वो अगर गायब हो जाता है, फरार हो जाता है, पर उसके बावजूद भी जो पूरी की पूरी सरकार है वो लगातार राजनीति करने पर उतरी हुई है और केंद्र सरकार के ऊपर बार बार पे यही एलिगेशन लगाया जाता है कि केंद्र सरकार और बीजेपी जो है वो हमारी सरकार को तोड़ने का प्रयास कर रही है और इसीलिए एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। एजेंसियों को लेकर हम बात करें तो काफी सारी एजेंसियां हैं, चाहे फिर वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, सीबीआई हो या फिर ईडी हो, ये सारी की सारी एजेंसियां किसी न किसी मामले को लेकर महाराष्ट्र विकास आघाड़ी के नेताओं को जांच कर ही रही है, चाहे फिर वो अनिल देशमुख हो या फिर नवाब मलिक की संपत्ति को लेकर भी जो लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं। तो अब चीजें ये भी हैं कि शायद आगे चल के नवाब मलिक की संपत्ति का भी हिसाब हो सकता है, क्योंकि अगर हम बात करें अनिल देशमुख की तो अनिल देशमुख ने भी अपना टैक्स पे नहीं किया था, जिसको लेकर ईडी की तरफ से, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से ही छापेमारी की गई थी, जिसमें 30 से ज्यादा जगहों पर छापेमारी की गई थी। तब जाके 70 करोड़ रुपए की जो संपत्ति है उसका पता लगाया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने। करोड़ों की संपत्ति छुपाकर रखने वाले नेताओं के ऊपर आज अगर एजेंसियां अपना शिकंजा कस रही हैं, सच्चाई निकलकर जनता के सामने आ रही है कि जो सरकार लगातार इस बात का ज्ञान बांटती है कि हमने 3 पार्टियों ने मिलकर जो सरकार बनाई है वो जनता के हित के लिए बनाई है। आज जनता के सामने अगर असलियत आ रही है तो सरकार के एक के बाद एक नेता आकर एजेंसियों की जो जांच है उसे रोकने का प्रयास करते हैं और बार बार पे केंद्र सरकार पर प्रहार करते हैं कि केंद्र सरकार, हमारी जो महाराष्ट्र की सरकार है उसे स्थिर नहीं रहने देना चाहती और इस मुद्दे पर कोई बात नहीं करता कि
क्यों 100 करोड़ रुपए की वसूली महाराष्ट्र में सरकार के नेताओं के द्वारा ही की जा रही थी, और सचिन वाजे का ऐसी कौन सी वो चीजें थी जिसने एंटीलिया के सामने बॉम्ब प्लांट किया था। या फिर अगर परमवीर को लेकर भी आज सवाल उठाए जा रहे हैं तो परमवीर इतने बड़े महाराष्ट्र में महाराष्ट्र की सरकार के होते हुए कैसे फरार हो गया। तमाम चीजों और इस पूरे के पूरे मुद्दे को लेकर आपका क्या कहना है, आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। इसी तरीके की और भी ज्यादा अपडेट और देश भर की खबरों के लिए बने रहिए आप हमारे चैनल के साथ। धन्यवाद।